आज हम गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तों की प्रशासनिक संस्था विषय के अंतर्गत इस विषय के शेष बिंदुओं के बारे में विस्तार से समझेंगे कि और कौन कौन से बिंदु हैं। जैसे फायान जो कि चीनी यात्री भारत में काफ़ी समय तक रहता है और भारत में जो भी गुप्त प्रशासन, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा के बारे में जो जानकारी उसे मिलती है उसका वर्णन वह विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे कि गुप्त शासन काल की राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक अवस्था का विस्तृत जानकारी मिलती है। तो पहले फायान प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आया था। ये कब आया था भारत? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत में इसका आगमन होता है। उसका मूल नाम कुंग था। अब हम फायान के नाम से उसे जानते हैं, लेकिन उसका मूल नाम क्या था? कुंग। फायान उसका धार्मिक नाम था, कुंग उसका मूल नाम और उसका धार्मिक नाम था फायान, जिसका अर्थ होता है धर्म प्रकाश। फायान का अर्थ क्या है? धर्म प्रकाश। फायान के यात्रा करने और भारत में रहकर जो कुछ भी उसने देखा वह उसका उसने वर्णन किया है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का उसने सुंदर वर्णन किया है। यानी भारत में फायान के आगमन से और गुप्त साम्राज्य की जो भी उसने दशा को देखा उसका वह विस्तृत वर्णन करता है। तो फायान के अनुसार उस समय की क्या स्थिति थी उसके बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। तो अभी हमने देखा फायान का मूल नाम क्या है? कुंग। और फायान जो उसका जो धार्मिक नाम है वो फायान है। और तीसरी बात यह है कि धर्म प्रकाश। फायान का अर्थ होता है धर्म प्रकाश। इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक दशा। अब फायान ने किस प्रकार की राजनीतिक दशा का वर्णन किया है उसको हम देखते हैं। फायान के अनुसार प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। मतलब फायान के इस प्रकार के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी वो अच्छी थी। यानी शासक जो थे वो उस समय प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे, जिसके कारण उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उनका निपटारा आसानी से हो जाता था और लोगों को किसी प्रकार की विशेष रूप से परेशानी नहीं थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रजा उस समय सुखी और समृद्ध थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। मतलब लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त थी। उस समय इस प्रकार का किसी प्रकार का अंकुश नहीं था विशेष रूप से, और लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते थे, विचारों का आदान प्रदान करना। और इससे क्या था कि जो जनता, जो प्रजा थी, उसकी जो समस्याएं होती थी वो उभर कर सामने आती थी, जिसे शासक उसको दूर तक तुरंत कर दिया करते थे, जिससे कि प्रजा भी प्रसन्न और राजा भी प्रसन्न, और एक दूसरे में क्या था, एक तरह से समन्वय था। दंड विधान भी ज़्यादा कठोर नहीं था। उस समय दंड विधान तो था कि मतलब अपराध के हिसाब से दंड दिए जाते थे, लेकिन इतना कठोर नहीं था कि जिससे कि एक तरह से भय और आतंक का वातावरण तैयार हो। शासन प्रबंध उदार नियमों पर आधारित था। किस पर? उदार नियम थे। नियम कठोर नहीं थे, वो क्या थे? उदार थे। राज्य के मार्ग सुरक्षित थे। मतलब राज्यों का जो मार्ग था वो इस प्रकार का डर और भय या चोर डकैती, लुटेरों का भय नहीं था, और लोग एकदम निष्कंटक रूप से राज्य में इधर से उधर जाया करते थे।
तो राजनीतिक दशा में देखा कि प्रजा सुखी और समृद्ध है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, यानी अपने विचारों को रख सकते हैं और इसके पास इसके अतिरिक्त दंड विधान भी कठोर नहीं है। शासन प्रबंध भी जो उदार है और इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था जो राजनीतिक थी वो प्रजा के अनुकूल थी। इसके बाद है धार्मिक दशा। फायन के अनुसार पूर्वी तुर्किस्तान, खोतान और काबुल में पूर्णतया बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो इस समय क्या था, बौद्ध धर्म काफ़ी लोग इसको अपना रहे थे और शासकों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। और जैसा देखते कि स्कंदगुप्त के बाद और उससे पहले भी बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और उसको सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिससे कि अहिंसा की नीति को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फायर के अनुसार पूर्वी तुर्किस्तान, खोतान और काबुल में पूर्णतया बौद्ध धर्म प्रचलित था। काबुल के लोग महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। तो जैसा कि हम देखा कि बौद्ध धर्म दो भागों में, तीसरा वर्ग भी था, हीनयान महायान और वज्रयान। तो इसमें जो काबुल के लोग थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे और बंगाल और पंजाब में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था। तो बंगाल बिहार में, लेकिन भारत के अन्य भागों में भी बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो चुका था। तो धार्मिक रूप से देखा जाए तो एक तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग इस समय थे। इसके बाद सामाजिक दशा। तो गुप्त शासन काल में वह सामाजिक और फायन के अनुसार देखें तो जनता साधारणतः शाकाहारी थी। कैसी थी? शाकाहारी और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करती थी। जैसा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो काफ़ी उस समय अच्छा था, तो उस समय जो अहिंसा की नीति गुप्त सम्राट भी अपनाए हुए थे और जनता भी इसका पालन करती थी। बाजारों में मांस एवं मद की दुकानें नहीं थी, यानी लोगों का जीवन सात्विक था। नगर एवं गांव वाले चांडालों का स्पर्श भी नहीं करते थे। मतलब ये वर्ग विशेष था चांडालों का, जिससे लोग दूर रहते थे। और ये जब भी नगर एवं गांव में आते थे तो इससे पहले ये लोग लकड़ी बजाते थे, जिससे कि लोग समझ जाएं गांव के, नगर के लोग कि चांडाल वर्ग के लोग अब प्रवेश कर रहे हैं और जिससे कि वो दूर हट जाए। और वास्तव में देखा जाए तो उस समय ये अस्पृश्यता का विकृत रूप था, यानी छुआछूत का एक विकृत रूप भी उस समय सामाजिक दशा के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सामाजिक दशा अच्छी थी, क्योंकि प्रशासन का किसी भी प्रकार का विशेष एक तरह से निरंकुशता नहीं थी। इसके बाद है आर्थिक दशा। उस समय प्रजा सुखी थी। कैसी थी? सुखी। क्योंकि जो भी राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने क्या अपना शासन व्यवस्था को अच्छी प्रकार से संभाला और जो जनता की समस्याएं थी उनको सदैव समय समय पर क्या करते रहे? निपटाते रहे, यानी दूर करते रहे, जिससे कि प्रजा का जो जीवन था वो सुखी और समृद्धशाली था। किसान एवं मजदूरों की स्थिति अच्छी थी। क्या थी? अच्छी। कृषि उन्नत अवस्था में थी, क्योंकि कृषि संबंधी जो समस्याएं थी, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, जिसमें प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था, किसानों को उन्नत बीज व्यवस्था या कृषि के उपकरण तो और अधिक करना वसूलना, तो इससे कि किसानों को काफ़ी राहत रहती थी और जिससे कि किसानों की दशा भी अच्छी थी। उद्योग के साथ साथ व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। तो उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे काष्ठ कला उद्योग, धातु उद्योग, चर्म उद्योग और बर्तन उद्योग, कपड़ा उद्योग, तो बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिससे कि लोगों की जीविका चलती थी और लोगों को आमदनी होती थी, जिससे कि वो आराम से जीवन जी सके। इसके साथ साथ व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, मतलब स्थल मार्ग, जल मार्ग से व्यापार एक दूसरे देशों से भी होता था, जिसमें
अधिक से अधिक खाने की वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की कीमती जो धातुएं वो लाई और ले जाई जाती थी। ताम्रलिप्त बंदरगाह से नियमित रूप से व्यापारी जहाज जाते थे। तो ताम्रलिप्त का जो बंदरगाह है वो उस समय काफी प्रसिद्ध था, जहां से जो थे व्यापारी अपना जहाज लाते और ले जाते थे। इंडोनेशिया तथा इंडो चीन भारत के व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इंडोनेशिया तथा इंडो चीन भारत के व्यापारिक क्षेत्र से मतलब यहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। थोड़े मूल्य की वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता? कौड़ियों का मतलब उस समय जो वस्तुओं को क्रय विक्रय मतलब छोटे स्तर जो सस्ती वस्तुएं होती हैं उनके लिए क्या कौड़ियों का प्रयोग उस समय होता था, जिससे कि लोगों को सामान को खरीदने यानी दैनिक उपभोग वस्तुओं को खरीदने और बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद पाटलिपुत्र फायान बताता है कि राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में वह 3 वर्ष रहा और वहां पर उसने संस्कृत भाषा को सीखा। पाटलिपुत्र नगर का सुंदर वर्णन किया है और उसने ये वर्णन किया कि पाटलिपुत्र को विभिन्न प्रकार से सजाया गया था और देखने में ये नगर बहुत ही मोहक लगता था, जिसकी प्रशंसा विभिन्न इतिहासकारों ने अपने वर्णन में भी इसका वर्णन किया है। और फायान ने स्वयं इस बात का वर्णन किया कि इस समय के नगर ऐसे लगते थे जैसे किसी ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हों। तो पाटलिपुत्र। इसके बाद गुप्त शासन प्रबंध। तो गुप्त शासन प्रबंध में राजत्व का सिद्धांत, गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद और राजा को देव स्वरूप मानते थे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राजा जो था वो ईश्वर का ही अवतार माना जाता था, यानी देवतुल्य। मतलब राजा की इच्छा सर्वोपरि है और प्रजा उसका पालन करेगी। लेकिन फिर भी इस समय गुप्त शासन काल में राजा निरंकुश नहीं थे। उन्होंने सदैव प्रजा के हितों का ही ध्यान रखा और उनके कल्याण पर ही बल दिया। इस प्रकार से देखा जाए तो राजा सर्वशक्तिशाली होते हुए भी किसी प्रकार से निरंकुश नहीं थे और उन्होंने एक तरह से प्रजातंत्र प्रणाली को ही अपनाया, यानी प्रजा की इच्छा को विशेष रूप से ध्यान में रखा। केंद्रीय शासन। गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था। किसमें था? गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था, क्योंकि सम्राट ही शासन का सर्वोपरि एक तरह से शक्तियों का संग्रह था और एक तांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत सम्राट राज्य का सर्वोपरि अधिकारी था। क्या था? सर्वोपरि अधिकारी। और वही शासन के अंतर्गत क्या करता था? वो सारी शक्तियों का उसके हाथ में नियंत्रण और उसी के आदेश अनुसार जो बड़े कार्य होते थे वो चलते थे। राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। किसके? राजा के। तो कालिदास के नाटकों से भी यह विवरण प्राप्त होता है कि राजा का जो अधिकतर समय था वो शासन को देखने में ही लगता था और शासन संचालन में राजा अधिक से अधिक अपना समय देता था। कालिदास जो कि काफी बड़े एक तरह से नाटककार और उन्होंने अपने ग्रंथों में उस समय की बहुत सी बातों का विवरण भी प्रस्तुत किया है। प्रांतीय शासन। शासन सुविधा की दृष्टि से समस्त गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। कई इकाइयों में मतलब क्योंकि शासन को चलाना इतना आसान नहीं, तो उसको क्या है प्रांत और जिले और ग्राम में इसको बांटा गया, जिससे कि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो शासन सुविधा की दृष्टि से समस्त गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। क्या थी? प्रांत, जिसे भुक्ति तथा भोग कहते थे।
जिसे भुक्ति तथा भोग कहते थे। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। प्रांतीय शासक को गुप्त लेखों में गोप्त तथा गोप, उपरिक या उपरिक महाराज, भौतिक तथा लोकपाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? जो शासन की सबसे छोटी इकाई प्रांत है, जिसे भुक्ति अथवा भोग कहते थे, और प्रांतीय शासकों की नियुक्ति स्वयं कौन करता था? सम्राट। और प्रांतीय शासकों को गुप्त लेखों में गोप्त या गोप, उपरिक या उपरिक महाराज, भौतिक तथा लोकपाल भी कहा जाता है। जिले का शासन, अब देखते हैं जिले का शासन किस प्रकार का था। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभाजित था। कितने? अनेक जिले, क्योंकि शासन जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा था, तो इसलिए प्रत्येक प्रांत को भी जिलों में बांटा गया ताकि शासन को ठीक प्रकार से संचालित किया जा सके। जिलों के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गुप्त काल में जिले के लिए क्या कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? विषय। एक भुक्ति के अंतर्गत कई विषय होते थे और विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था, किंतु उसे कुमारा, मात्र तथा आयुक्त भी कहा जाता था। साधारण तथा उसकी नियुक्ति गोप्त, उपरिक महाराज अर्थात प्रांतपति करता था। तो विषयपति जो उसका प्रमुख है, और किंतु उसके कुमारा, मात्र तथा आयुक्त भी कहा जाता था। मतलब विषयपति के साथ साथ कुमारा, मात्र तथा आयुक्त भी कहते थे। साधारणतः उसकी नियुक्ति गोप्त, उपरिक महाराज अर्थात प्रांतपति करते थे। इसके बाद देखते हैं ग्राम शासन। ये ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जो कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती थी उनका निपटारा पंचायतों के द्वारा होता था। ग्राम उस समय शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामाध्यक्ष अथवा भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामाध्यक्ष अथवा भोजक कहलाता था। गांव के शासन के लिए पंचमंडली अथवा 5 सदस्यों की पंचायत होती थी। क्या होती थी? पंचमंडली अथवा 5 सदस्यों की पंचायत होती थी। इन पंचायतों के अधीन एक से अधिक गांव होते थे। ठीक है, एक से अधिक गांव होते थे, और पंचमंडली जो होती थी वो गांव की जो छोटी बड़ी समस्याएं थी उनका निपटारा करती थी। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य, गुप्तों की प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत फाह्यान के द्वारा जो भी विवरण प्रस्तुत किया गया उसके बारे में, राजनीतिक दशा, धार्मिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, पाटलिपुत्र और गुप्त शासन प्रबंध, राजत्व का सिद्धांत, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिले का शासन और ग्राम शासन के बारे में हमने विस्तार से जाना। अब इसका जो शेष भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।